ये कहानी उड़ीसा के महान लेखक फकीर मोहन सेनापति के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी गांव की जिंदगी के संघर्ष को गहराई से समझाती है। ये कहानी एक गरीब किसान रघुनाथ की है, जो अपने समय के दबाव डालने वाले सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सामना करता है। रघुनाथ सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता है। हर दिन वो बहती हवा और चमकती सूरज के नीचे काम करता है, पर उसकी जिंदगी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हर दिन सोचता हूँ कि आज कुछ अच्छा होगा, पर आज भी वही पुरानी बातें हैं। रघुनाथ के घर की हालत भी कुछ अलग नहीं है। उनकी पत्नी जया और बच्चे रोज एक ही चीज की चिंता करते हैं, आज का खाना। रघुनाथ, आज भी हमें कम खाना मिलेगा। बच्चे भी बहुत परेशान हैं। उन्हें स्कूल के लिए कितना भी कुछ नहीं मिलता। जया, हमारे पास इतना ही है जितना हम कमाते हैं। जिंदगी कैसे चलेगी ये तो हम सबको पता है। एक दिन जरूर कुछ बदल जाएगा। एक दिन रघुनाथ लैंडलॉर्ड गोपीनाथ के पास किराया कम करने के लिए जाता है। गोपीनाथ एक समृद्ध और सामाजिक स्थिति वाले आदमी हैं, जो अपने टेनेंट्स के दुख दर्द को नहीं समझते। बाबूजी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। किराया कम करने का विचार करें, वरना हम जिंदगी भर कैसे जिएंगे। रघुनाथ, ये हमारे लिए भी एक बड़े खर्च का मामला है। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हमें भी नुकसान होगा। तुम्हें समझना होगा कि हमारे पास भी जिम्मेदारियां हैं। गांव में एक त्योहार आने वाला है। बुजुर्ग और गांव के लोग इस समय को मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन रघुनाथ और उसके परिवार को इस खुशी का हिस्सा नहीं मिलता। त्योहार के लिए तैयारी पूरी करनी होगी। सबको मिलकर सेलिब्रेट करना है। हमारे पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। पर रघुनाथ और उसकी परिवार तो ये सब नहीं कर सकते। उनके पास पैसा नहीं है और हम भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। त्योहार के दौरान अमीर और गरीब के बीच का अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट होता है। रघुनाथ की परिवार एक साधारण भोजन में ही गुजर कर लेती है, जबकि बाकी गांव वाले त्योहार की रौनक में डूबे हुए हैं। ये खाना देखकर दिल दुखता है। हमारे बच्चे भी बाहर जाकर त्योहार देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमें जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। एक दिन सब कुछ ठीक होगा। हम सबको मिलकर एक दूसरे को सहारा देना होगा। रघुनाथ रात को भी अपनी जमीन पर काम करता है, अपने सपनों और उम्मीदों के साथ। हर रात उसका मन उम्मीद से भर जाता है और वो सोचता है कि एक दिन उसकी मुश्किलें दूर होंगी। चाहे कुछ भी हो, आज भी मेहनत करनी होगी। जिंदगी से कुछ बदल जाएगा, ये उम्मीद रखनी होगी। रात के अंधेरे में भी एक रोशनी है जो हमारी राह दिखाएगी। गांव के बुजुर्ग सामाजिक सुधार पर चर्चा करते हैं। क्या उनकी आवाज सुनने वाले हैं? हमारे गांव की हालत कैसे सुधरेगी? किराया और सामाजिक न्याय के बिना तो कुछ नहीं बदलेगा। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। पर क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? हर किसी को अपनी जिंदगी के खिलाड़ी बनना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। रघुनाथ अपने परिवार के साथ आखिरी उम्मीद और खुशी के पल बिताता है। उनका परिवार एक दूसरे की सहायता और प्यार से भर गया है और वे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से सपने देख रहे हैं। हमने जितनी भी मुश्किलात झेली है, एक दिन जरूर कुछ बदल जाएगा। हमें उम्मीद रखनी होगी और एक साथ रहना होगा। हमारी खुशियों की राह वही है। माधुरी एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। माधुरी बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बापू मनोहर ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था। वो मिट्टी के बर्तन बनाते और बाजार में बेचकर जो भी पैसे लाते, उसी से उनका खर्च चलता था। लोगों की बहुत जोर देने पर भी मनोहर ने दूसरा विवाह नहीं किया था। माधुरी 16 साल की हो गई थी। मनोहर को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। माधुरी घर का सारा काम करती, फिर बापू को खिला पिलाकर पास के ही जंगल में अपनी गाय और बकरियां चराने के लिए ले जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में गई
तो गाय और बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद अपने पसंदीदा पेड़ से पीठ टिकाकर आराम करने लगी। थोड़ी देर में उसने अपने खाने की पोटली निकाली और थोड़ा खाना और पानी उस पेड़ के पास रख दिया। हे वृक्ष देवता, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लेती हूँ। माँ कहती थी, वृक्ष हमारी धरोहर है, उनसे प्यार करना चाहिए। ऐसे भी मुझसे अकेले नहीं खाया जाता। आप भी तो भूखे होंगे ना। फिर वो पेड़ से ढेरों बातें करती। वो उसका रोज का नियम था। माधुरी ने खाना खाया और पानी पिया। अचानक उसके सामने पेड़ से एक अमलताश के फूल का पीले रंग का गुच्छा गिर गया। माधुरी ने जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वृक्ष से आवाज आई, इसको अपने घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा देना। तुम कौन हो और ये फूल मुझे क्यों दे रहे हो? तुम तो मुझे रोज खाना पानी देती हो, इतनी बातें करती हो और पहचानती भी नहीं हो। अरे, तुम सच में मेरा बनाया खाना खाते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर बापू को बताती हूँ। ना 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 ना, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच की है। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। वो अपने जानवरों को हाँकते हुए घर आ गई। आते ही माधुरी आंगन में गई और अपने खुरपी लेकर अमलताश का फूल मिट्टी के नीचे दबा दिया। आकर चुपचाप घर का काम करने लगी। जब मनोहर आया तो बेटी को प्रसन्नचित्त देखकर बहुत खुश हुआ। आज क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही। खाना पीना खाकर वो सोने गई तो अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा कि जहां उसने अमलताश का फूल लगाया था, वहां उतनी ही देर में पौधा निकल गया था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हुई तो उसे आंगन में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नन्हा पौधा पेड़ में परिवर्तित हो गया था। उसके नीचे परियों की रानी लग रही एक खूबसूरत परी सजे हुए तख्त पर विराजमान थी। उसके चारों तरफ सुंदर परियां और परिजात नृत्य कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई शहनाई और सारंगी। कुछ देर के बाद ही परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई और ढेर सारा खाने का सामान आ गया। खाने की सुगंध से माधुरी को भी भूख लग गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल कर जाए। खाना पीना खत्म होते होते भोर हो गई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और अमलताश का वृक्ष 2 भागों में दरवाजे की तरह खुल गया। सब लोग उसके भीतर समा गए। पलक झपकते ही वहां का नजारा ही बदल गया। माधुरी ठगी सी आंखें फाड़ते देखती रह गई। चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह बापू की आवाज से नींद खुली। माधुरी, जल्दी उठो। ये देखो, हमारे आंगन में पेड़ कहाँ से आ गया और कितने सुंदर घड़े बने रखे हैं। क्या तुमने बनाए हैं? नहीं बापू, मैंने तो घड़े नहीं बनाए। वो भागकर आंगन में पहुंच गई। वहां करीब 10 घड़े बने रखे थे। बापू चलो, अच्छा है ना, अब तुम्हें घड़े बनाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं घड़ों को बाजार में बेच दो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो, मैं बाजार जाता हूँ। कुछ खिला दो पहले। ये सारा खाना तो रात में परियां मजा ले लेकर खा रही थी। बापू को कैसे सब कुछ बताऊं? लेकिन तभी उसे पेड़ की बात याद आ गई। उसने थाली लगाई और बापू के सामने रख दिया। मनोहर खाना देखकर भौचक्का हो गया। अरे, इतने जल्दी तुमने इतना कुछ कैसे बना लिया? बापू, रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सुबह ही उठकर बना लिया था। बापू के बाजार जाने के बाद वो झट से पेड़ के पास गई। पहले उसकी जड़ों में पानी डाला, पेड़ के नीचे सफाई की और 2 रोटी बनाकर पेड़ के पास रख दिया। फिर बोली, अब थोड़ा तुम भी खा लो। इसके बाद वो गया और बकरियों को लेकर जंगल में गई।
रोज की तरह उसको चराने के लिए छोड़कर वृक्ष के पास आई और पेड़ से लिपट गई। अमलतास के वृक्ष, तुमने मेरा सारा दुख दूर कर दिया। अरे, तुम भी हमारे साथ आकर हमारी दावत में क्यों नहीं शामिल हो गई? मुझे तो डर लग रहा था। डरने की कोई बात नहीं है, आज रात को शामिल हो जाना। उसने जैसे ही खाने की पोटली खोली और पेड़ के पास रखने गई, तुमने मुझे खिला तो दिया था, अब खुद भी तो खा लो। माधुरी समझ गई कि ये पेड़ ही मेरे घर में रहने लगा है। उसने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद वो उठी और जानवरों को लेकर घर आ गई। माधुरी उस दिन बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर में सो गई। मनोहर जल्दी ही घर आ गया। माधुरी, आज तो गजब हो गया। इन 10 घड़ों के 10 रुपए मिले। ये तो कोई जादू हो गया। मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाया कि घड़े आए कहाँ से। तू कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं बापू, मैं तो सो रही थी। रात में खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को माधुरी ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन ली, जो बापू ने उसकी शादी के लिए सहेज कर रखते हुए कहा था, जब तेरी शादी होगी तब यही साड़ी पहनना। उसको पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके खिड़की में खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर अमलतास का वृक्ष दरवाजे की तरह खुल गया और उसमें से सभी परियां निकल आई। माधुरी ने देखा कि उन्होंने पेड़ में से एक संदूक निकाला और परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई। तभी उस संदूक में से एक राजकुमार निकल आया। अब तो उससे रहा ना गया। वो भी आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर अमलतास के वृक्ष के नीचे चली गई। राजकुमार अपलक उसकी तरफ देखता रहा। परियों की रानी आगे आई। माधुरी, ये राजकुमार उदय है। इनको अपने लिए एक खूबसूरत और योग्य वधू चाहिए। तुम इनसे शादी करोगी? माधुरी शर्म और खुशी से अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छुपा लिया। सारे लोग हंसने लगे। मैं अपने बापू को बुला लाऊं? नहीं नहीं, चलो, हम सभी तुम्हारे बापू के पास ही चलते हैं। मनोहर को जैसे ही थोड़ी आहट लगी, वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में परियों की रानी, राजकुमार उदय और माधुरी ने प्रवेश किया। राजकुमार आगे बढ़े। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कौन हैं? और माधुरी, तूने ये साड़ी क्यों पहनी है? ये तो मैं तेरी विवाह में पहनने के लिए लाया था। परियों की रानी आगे आई। उसने मनोहर को बताया, ये मधुपुर की राजकुमार उदय है। ये किसी परी के श्राप वंश 5 वर्ष से अमलतास के वृक्ष में ही कैद थे। अब इनका श्राप समाप्त हो गया है। मनोहर तो सब कुछ सुनकर अवाक हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हमारी बेटी इतनी भाग्यवान है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक शहनाई बजने लगी और परियों की उपस्थिति में ही माधुरी का विवाह राजकुमार से हो गया। राजकुमार मनोहर के पास आया। बापू, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ही चलिए। बेटा, जिस अमलतास के पेड़ ने इतना कुछ दिया है, अब उसी की देखभाल में आराम से जीवन कट जाएगा। आप लोग जाइए और बीच बीच में मिलने आ जाइएगा। मैं भी कभी कभी मिलने आ जाया करूंगा। माधुरी विदा होकर जाने लगी तो अमलतास के पेड़ से लिपटकर खूब रोई। फिर बापू के गले लग गई। वो चली गई थी। सब लोग जा चुके थे। मनोहर का घर हवेली में परिवर्तित हो गया था। अमलतास का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था। माधुरी अक्सर अपनी बघी में आती। बापू के लिए नौकर चाकर रखवा दिए थे। अब बापू को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। वो सारे समय अमलतास के फूलों से नए नए पेड़ लगाते और उन्हीं की देखभाल में सारा समय बीत जाता। कुछ ही सालों में मनोहर की हवेली को लोग अमलतास के बाग वाली हवेली के नाम से जानने लगे। जादुई वृक्ष और अनोखी परियों ने उनकी किस्मत बदल दी थी। परी लोक में कुछ परियों ने जैसे ही अपनी शिक्षा पूरी की, वो रोजाना पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती थी।
उन्हें पृथ्वीलोक के बारे में जानकारी लेने का बहुत शौक था। दरअसल विशाखा परी को तो पृथ्वीलोक से जाना ही पसंद नहीं था। उसकी सखियां उसे जबरदस्ती अपने साथ परीलोक ले जाती थी। एक दिन, मैं पृथ्वीलोक पर ही शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। मुझे परीलोक के अनुशासन में बंद कर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे राजकुमार आर्यन बहुत पसंद है। विशाखा परी, तुम्हें पता है ये हमारे परीलोक के नियम के विरुद्ध है। ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वीलोक के लोग जीवन मृत्यु के बंधन में बंधे हैं, पर परीलोक में ऐसा नहीं है। तुम चलो, अपनी जिद छोड़ दो। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सबके जाने के बाद विशाखा परी राजकुमार आर्यन के राजमहल की छत पर जाकर चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी, अगर मैं इस बार भी सबके आग्रह करने पर परीलोक चली गई तो रानी परी मुझे कभी पृथ्वीलोक आने नहीं देंगी। इसलिए मुझे राजकुमार से बात करना बहुत जरूरी है। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो छत के पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। उसने देखा कि राजकुमार आर्यन एक राजकुमारी के साथ आए और बड़े प्रेम से उस राजकुमारी को अपने साथ झूले पर बिठा लिया, जिसके बारे में राजकुमार ने पहले कभी बताया था। वो देखने में काफी कमजोर लग रही थी। राजकुमार, मैंने सुना है कि आप किसी परी को जानते हैं, और सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि उसे शादी भी करना चाहते हैं। परी से शादी? तुम्हें पता है पूर्णिमा, परियों से शादी करके कोई खुश नहीं रह सकता। क्यों? लोग तो उनकी एक झलक पाने को तरसते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई खुश नहीं रह सकता? अरे पूरी जिंदगी इसी आतंक के साए में कौन जीवन बिताएगा कि कब वो नाराज होकर श्राप दे देंगे। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। हाँ, ये तो है, पर आप एक बार मुझे उस परी से मिलवाएंगे? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। विशाखा परी ने उन दोनों को आपस में बात करते हुए सुन लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतने बड़े अपमान के बाद उससे 1 मिनट भी ठहरना उचित नहीं लगा। उसने तुरंत उड़ान भरी और आकाश की तरफ चल पड़ी। जब वो काफी दूर निकल गई तब राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। ओहो, आज तो परी चली गई। कल जब वो आएगी तब मैं तुमसे अवश्य मिलवाऊंगा। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। राजकुमार आर्यन ने क्यों मुझे अंधेरे में रखा? उसे अगर पूर्णिमा से ही शादी करनी थी तो मुझसे क्यों छल किया? मैं उसके ऊपर भरोसा करके बैठी थी और परीलोक तक छोड़ने के लिए राजी हो गई थी। वो परीलोक जाकर अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर लेट गई। आंखों से नींद गायब हो गई थी। अचानक उसे अपने बालों में नीलम परी के हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ। वो उठी और नीलम परी से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। विशाखा, तुम इतना क्यों रो रही हो? विशाखा परी ने नीलम परी से सारी बात बताई जो उसने राजमहल की छत पर देखा और सुना था। तुम बहुत भोली और नेक हो। पृथ्वीलोक पर हर तरह के इंसान रहते हैं। वहाँ बड़ा ही छलावा है। विश्वास जीतकर ऐसा धोखा करना उनके लिए बहुत मामूली बात है। वो लोग स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे उस राजकुमार से अपने इस अपमान का बदला लूं? ये अपमान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे परीलोक का अपमान है। कुछ सोचते हैं। पहले तुम अपनी दशा सुधारो, उठकर हाथ मुंह धो और किसी को पता न चलने देना। विशाखा परी चुपचाप उठकर चली गई। उसको बार बार राजकुमार आर्यन पर क्रोध आ रहा था। इस बात को कई महीने बीत गए थे। विशाखा परी हमेशा उदास रहती। एक दिन वो परीलोक के बगीचे में चुपचाप बैठी थी। तभी उसने देखा कि उसका प्रिय तोता अपनी चोंच में सुर्ख लाल गुलाब दबाए हुए उसके पास आया। विशाखा परी, आपको इस तरह उदास बैठना शोभा नहीं देता। आप इंसानों से बहुत ऊपर है। ये लीजिए, ये गुलाब मैं स्वर्गलोक से लाया हूँ। इसको अपने बालों में लगाकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। विशाखा परी ने सुर्ख गुलाब अपने बालों में लगा लिया। थोड़ी देर के लिए वो वाकई अपना सारा दुख भूल गई। मेरे प्यारे तोते, आज तो तुमने थोड़ी देर के लिए मेरा दुख दूर कर लिया, लेकिन आगे क्या होगा? विशाखा परी, मैं आपके लिए रोज ऐसा ही फूल ले आऊंगा। जिस दिन मैं नहीं आऊंगा आप समझ जाना कि मैं स्वर्गलोक के पहरेदारों द्वारा पकड़ा गया। नहीं नहीं, आज से तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने छोटे से सुख के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुम मेरे साथ ही रहो। जैसा आप कहें। आज क्या आप पृथ्वीलोक जाएंगी? नहीं, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी।
मुझे लगता है कि आपको एक बार राजकुमार आर्यन से अवश्य मिलना चाहिए। नहीं, मैंने अपने कानों से जो भी सुना है और आंखों से जो भी देखा है, उसके बाद उनसे मिलने की इच्छा शेष नहीं रही। मैं भी आपके साथ चलूंगा एक बार। चलिए, हो सकता है आपने जो सुना और जो देखा वो भी एक बुलावा ही हो। ठीक है, तुम कहते हो तो चलो, आज शाम को चलेंगे। जब नीलम परी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने विशाखा परी को समझाते हुए कहा, विशाखा, तुम्हें क्या हो गया है? जिसने पूरी परिजात का अपमान किया, तुम उसी से उम्मीद लगाए बैठी हो। सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा था ना? पर विशाखा पर किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं हुआ। नियत समय पर तोते के साथ वो पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। जब वो दोनों राजमहल की छत पर पहुंचे तो देखा कि राजकुमार आर्यन उदास बैठे हैं। विशाखा परी, राजकुमार तो अकेले ही बैठे हैं। उनकी पत्नी कहाँ गई? मैं क्या जानूं, अभी इस पेड़ पर बैठकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। थोड़ी देर बाद महल की छत पर एक 16 साल की राजकुमारी आई। भैया, आप कितने दिनों तक राजकुमारी पूर्णिमा के मरने का शोक मनाएंगे? आपसे जो कुछ बन पड़ा आपने उनके लिए किया। उनकी इतनी ही उम्र थी। मुझे पूर्णिमा के जाने का उतना दुख नहीं है बहन। मुझे दुख इस बात का है कि जिस दिन मैंने पूर्णिमा से छत पर बैठकर उसके अंतिम दिनों में दिलासा देने के लिए विशाखा परी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था, उस दिन से वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। लगता है उसने हमारी बातें सच में सुन ली। विशाखा परी ने तोता की तरफ देखा। अब तुम्हें क्या करना? अपने अपमान का बदला लेना है या राजकुमारी आर्यन के पास जाना है? मैं एक बार राजकुमार आर्यन से मिलना चाहती हूँ। अवश्य जाओ। विशाखा परी तुरंत राजकुमार के पास आ गई। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। तुम इतने दिनों से कहाँ थी और मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं तो तुमसे मिलने आ नहीं सकता। कितने दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं आई थी जब तुम राजकुमारी पूर्णिमा के साथ प्रेम भरी बातों में डूबे हुए मुझसे पीछा छुड़ाने की बात कर रहे थे। मैं इतना अपमान कैसे सह सकती थी? विशाखा परी, तुम नहीं जानती कि पूर्णिमा और मेरी शादी बचपन से ही तय थी, परंतु पंडितों के अनुसार पूर्णिमा को ऐसी बीमारी थी कि वो 18 साल की उम्र तक आते आते मर जाने वाली थी। इसीलिए जब उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तब मैंने उसे ऐसा कुछ बताने का प्रयास किया कि उसे विश्वास हो जाए कि मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगा। इसका मतलब वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानती थी? ये नहीं जानती थी कि वो मर जाएगी। उसके जाने का दुख, फिर तुम्हारा एक दिन से गायब हो जाना मेरे लिए बहुत कष्टदायक रहा। मैंने तो उस दिन के बाद पृथ्वी लोक पर ना आने की कसम खा ली थी, पर मेरे इस तोते ने जिद की तो मुझे आना पड़ा। अरे बाप रे, मुझे अपने श्राप से भस्म तो नहीं कर देती? वो कभी नहीं कर सकती थी। हम परियों और तुम इंसानों में शायद यही फर्क है कि हम जिस पर भरोसा कर लेते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीढ़ियों से नीचे आ गए अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। उनके मन का मैल दूर हो गया था।